हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट के साथ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए शुरुआत करेंगे रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसको 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 जुलाई को कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जैसे जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये सब वगैरह, जिसमें ये दिवस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है भारत और 3 जुलाई 2024 को नए बैंक नोट जारी करेगा जापान, यानी आज से। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं रवि अग्रवाल, इनका नाम याद रखना। पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी पर लिखे 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। ये 3 पुस्तकें हैं वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस एंड सेलिब्रेटिंग भारत, एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा, ये तीनों पुस्तकें। असम सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम्पैक का आयोजन अमेरिका में किया गया, अमेरिका के पर्ल हार्बर में। 4 दशक से अधिक सेवा के बाद सेना प्रमुख पद से रिटायर हुए। इनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जनरल मनोज पांडे जी को, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये बन गए हैं नए भारत के सेना प्रमुख। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इन 3 दिग्गजों ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी, CS शेट्टी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर तक बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी पीडीएफ अगर क्विज दोनों अगर प्राप्त करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो आप MGT ऐप से प्राप्त कर सकते हो। हर एक दिन की, महीने की, वीक की आपको यहाँ पर क्विज पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगी फ्री में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3 से 4 जुलाई 2024 के मध्य कहां पर ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, ये 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया। यहाँ पर देखिए भारत मंडपम में ये हो रहा है 3 और 4 जुलाई को, यानी आज होगा और कल होगा। इसका मेन फोकस एआई होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें 7 ऐसे मुद्दे डिसाइड किए गए हैं, प्रमुख क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं। कैलकुलेशन, जो क्षमताएं हैं एआई के थ्रू, मूलभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, भविष्य के लिए कौशल यानी कि फ्यूचर के लिए जो स्किल होगा, स्टार्टअप होगा, इनकी फंडिंग, सुरक्षित एआई कैसे हो, मतलब कि एआई को कैसे सेफ तरीके से यूज किया जाए, इसका दुरुपयोग से बचाया जाए, इन सब पर मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में। क्लियर है? चलिए, पिछले दिनों में और भी बहुत सारे आयोजन हुए, जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन, ये कोच्चि में हुआ, केरल में। अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में हुआ। बान जलवायु सम्मेलन जर्मनी के बान में हुआ। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति समिट, ये स्विट्जरलैंड में हुआ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। भारत IORS क्रूज पर्यटन नई दिल्ली में। G7 समिट इटली में हुआ। क्लियर है? आगे, हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेक्स 2 का विकसित किया, इसको विकसित किया है? तो ये डेवलप कर दिया है दोस्तों भारत ने। ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे खतरनाक अभी तक का नॉन न्यूक्लियर विस्फोटक है, नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है। देखो, सबसे खतरनाक में तो न्यूक्लियर वेपन ही माने जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन के बाद, जैसे अगर मान लीजिए कहा गया है कि न्यूक्लियर वेपन कोई नहीं यूज करेगा, ठीक है, अभी ये जब ट्रीटी वगैरह चल रही है कि कितनी सी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, लेकिन कोशिश करना है कि न्यूक्लियर वेपन ना यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ना सिर्फ उसी टाइम को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। आप हिरोशिमा नागासाकी को देखो, वहां पर आज भी लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई देखो कि
कुछ भी हो जाए, कोशिश करो न्यूक्लियर वेपन ना यूज हो। आप देखो दुनिया भर में कितने सारे वार चल रहे हैं, रसिया यूक्रेन हो, आर्मेनिया अजरबैजान का हुआ, खैर उनके पास तो है ही नहीं, इसराइल का और हमास का हुआ, और भी बहुत सारे चले बीच बीच में, ईरान का हुआ, लेकिन सबसे यही कहा गया कि भाई देखो न्यूक्लियर ना यूज कर लेना गलती से। अब न्यूक्लियर के बाद दूसरे नंबर पर, चलो ठीक है मान लो न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज किया, क्योंकि वो चेन बनाता है, वो चेन के तरीके से फैलता जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम समझो बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर पूछा जाए उसके बाद कौन सबसे खतरनाक है, उसके बाद सबसे खतरनाक दोस्तों जो विस्फोटक है, गैर परमाणु विस्फोटक, वो दुनिया भर के लोगों ने अपना अपना विकसित किया हुआ है। जैसे कि अमेरिका ने बनाया है MOAB, ठीक है, इसको वो कहते हैं मदर ऑफ ऑल बम। रसिया ने इनसे भी ज्यादा ताकतवर बना दिया, FOAB, फादर ऑफ ऑल बम, ठीक है। ऐसे ऐसे सब लोग नॉन न्यूक्लियर वेपन में भी बहुत बड़े बड़े बम बना चुके हैं। भारत कैसे पीछे रहता? भारत ने भी अपने लेवल पर, हालांकि इन लोगों की बराबरी अभी नहीं है भारत, लेकिन अपने लेवल पर सेबेक्स 2 विकसित किया है, जो कि 2 TNT 2.01 है करके TNT का पावरफुल वाला ये बम है, नॉन न्यूक्लियर बम है, ठीक है ना। तो भारत ने विकसित किया है। अब आप कहोगे ये क्या है 2.01 टाइम्स मोर देन TNT वाला? इसका मतलब देखो जब विस्फोट किया गया तो ये नापा कैसे जाए, माना कैसे जाए कि कौन कितना ज्यादा विस्फोटक है। तो इसको TNT से तुलना की गई। TNT आप जानते हो बहुत पुराना ये ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन करके TNT है, और TNT विस्फोटक है, जगह जगह पर यूज किए जाते हैं, खदानों वगैरह में भी बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग वगैरह गिराने में। तो TNT का जो यूज है, एक TNT कितना खतरनाक होता है, कितना विस्फोट पैदा करता है, उसी से तुलना करके यहाँ पर ये किया गया है, ठीक है ना। तो अब इसी से तुलना करके जाना जाता है। तो भारत के पास आज के टाइम पर सेबेक्स 2 है, जो 2.01 गुना ज्यादा है, ठीक है ना, लीथल देन TNT। तो ये है भारत का नया विस्फोटक, ठीक है, अपना सबसे घातक नॉन न्यूक्लियर विस्फोटक। न्यूक्लियर वेपन भी है। अभी मैंने सेबी की रिपोर्ट आपको बताई थी कुछ दिन पहले, उसमें बताया था कि भारत के पास 170 से ज्यादा हो गए हैं, 172 हो गए हैं शायद, ठीक है, 172 न्यूक्लियर वेपन हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन है, तो यानी 2 हम लोग पहली बार ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। इसको बनाया किसने है? मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, नागपुर ने, नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसने इसको बनाया है। आगे हाल ही में जारी भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में टॉप ब्रांड कौन सा है? तो भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में टॉप पर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप एक बार फिर से टॉप पर है। सेकंड पोजीशन पर यहां पर इन्फोसिस है, और थर्ड पोजीशन पर है HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कहीं पीछे है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, टाटा ग्रुप रिटेन्स टॉप स्पॉट एज इंडियाज मोस्ट वेल्युएबल ब्रांड एट $28.6 बिलियन। अच्छा, बीच में इसने $30 बिलियन का भी मार्क छू लिया था, और ये $30 बिलियन का मार्क टच करने वाली पहली कंपनी भी, पहली ब्रांड भी बन गई टाटा ग्रुप। $28.6 बिलियन की अभी वैल्यूएशन है, टॉप पर है। सेकंड पर इन्फोसिस है, देखिए लगभग लगभग क्या पूरा पूरा 28 का आधा, $14.2 बिलियन। टाटा ग्रुप का आधा है इन्फोसिस, दूसरे स्थान वाला। इसके बाद HDFC ग्रुप है, फिर LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, एयरटेल, HCL, लार्सन टर्बो, महिंद्रा, जेटवर्क, ये सभी टॉप वैल्यूएबल ब्रांड हैं, ठीक है। यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ वैल्यूएबल ब्रांड की बात हो रही है। चलिए टाटा ग्रुप की अगर बात करें इस समय, तो चेयरमैन अमरेटिस हैं रतन टाटा जी, और चेयरमैन हैं दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास मैत्री शुरू हुआ? तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है दोस्तों मैत्री, ठीक है ना। मैत्री अभ्यास पूछा जाए, अब देखो मैत्री से भी याद रखना, कई बार मैं इसे बता चुका हूं। अगर मैत्री पूछा जाए तब तो भारत थाईलैंड बताना। अगर यही सिन्यू मैत्री पूछा जाए, सिन्यू मैत्री, तब भारत और मलेशिया बताना। अगर यहां पर मित्र शक्ति पूछा जाए, ठीक है, मित्र शक्ति पूछा जाए, तब श्रीलंका और भारत बता देना, ठीक है ना। मैत्री से याद रखना। तो इंडिया आर्मी जो है, इंडियन आर्मी, ये थाईलैंड गई और थाईलैंड में रॉयल थाई सेना के साथ मिलकर के मैत्री 2024 अभ्यास शुरू किया। 1 जुलाई से शुरू हुआ है, 15 जुलाई तक चलेगा। ये थाईलैंड के चाक प्रांत में वचिरा प्रकरण में आयोजित होगा। पिछला वाला जो संस्करण था वो 2019 में हुआ था, बीच में कोविड आया, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, तो अब जाकर के
मैत्री 2024 शुरू हुआ है। पिछला वाला हुआ था उमरेई मेघालय में, अभी वाला अब 2019 में, तब 19 में हुआ था भारत में और अब थाईलैंड में हो रहा है। शुरुआत इसकी 2006 में की गई थी, ठीक है, मैत्री की। अब यहाँ पर कुछ और भी सैन्य अभ्यास है पिछले दिनों में जो चर्चे में रहे, जो हुए हैं, उनका रिवीजन करेंगे हमेशा की तरह। जैसे मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिमपैक, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, अमेरिका में शुरू हो चुका है पर्ल हार्बर में। फ्रीडम एज अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने किया। अभ्यास हॉपेक्स भारत और मिस्र की वायुसेना ने किया मिस्र में। तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, भारत ने इसका आयोजन किया ह्यूज तरीके का। जेमेक्स भारत जापान के बीच में, जापान में हुआ। रेड फ्लैग ये भी मल्टीनेशनल है और अलास्का में हुआ है। अभ्यास तर्कस भारत अमेरिका ने कोलकाता में किया। शक्ति भारत फ्रांस ने मेघालय में किया। अब एक और जरूरी बात दोस्तों, सामान्य विज्ञान की ई बुक रेलवे स्पेशल ये अवेलेबल है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप चाहते हो रेलवे में बढ़िया एग्जाम में स्कोर करो तब आप ये ई बुक जरूर लो, बहुत पसंद आ रही है लोगों को, इसी वजह से मुझे इंग्लिश में भी इसको बनवाना पड़ा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, वहीं पर आपको ये ई बुक दी जाएगी। एक और चीज, पेमेंट करने के बाद एक और चीज, देखो ये जो ई बुक है इससे आप अपना स्कोर तो बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एक टारगेट भी मिलेगा कि भाई इतना पढ़ के जाना है, इतना अगर पढ़ लिए अच्छे तरीके से तब हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको अपने आप डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगला, भारत में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू किया गया? तो देखिए भारत में अब 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, पुराने 3 को बदल करके। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, ये तीनों को लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब ये सब जो आया है पुराने 3 को बदल कर आया है। पहले आप सुनते थे आईपीसी था, सीआरपीसी था, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट था। अब उनकी जगह ये 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू कर दिए गए हैं। आज से बोले तो 1 जुलाई से लागू कर दिए गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी जिसमें हमने डिटेल में चर्चा की हुई है। जब भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो उस पर मैं आपको वीडियो भी देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर डेली करंट अफेयर में लिमिटेड टाइम रहता है, कई सारे क्वेश्चन कवर कराने रहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको टू द पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या नए चेंजेस होंगे, वो जब जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर देखिए मोटा मोटा, अब बीएनएस जो होगा इसमें कुल 358 धाराएं होंगी, बीएनएसएस जो होगा उसमें 531 कुल धाराएं होंगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए जो होगा उसमें कुल 170 धाराएं होंगी। एक और जरूरी बात, ये धाराएं का नाम सुन करके आप अनुच्छेद की तरफ मत मुड़ जाना। अनुच्छेद दूसरी चीज है। जो संविधान के अनुच्छेद होते हैं वो भारत को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं, और यहाँ पर जो ये हैं ये अपराधियों को रेगुलेट करने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। 1860 से इसे अंग्रेजों ने शुरू किया था आईपीसी, उसके बाद 1973 में सीआरपीसी शुरू किया गया, 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम शुरू किया गया। इन सब की जगह अब अलग अलग चीजें शुरू की गई हैं, जैसे कि आईपीसी होगा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, सीआरपीसी होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, ठीक है ना। ये तो वही है। अगला, पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। डेनमार्क दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, मतलब इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, पशुपालक बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन पशुपालन में दिक्कत ये भी होती है कि पशुओं से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन भी होता है पशुपालन के थ्रू, जब भी होता है तो यहाँ पर डेनमार्क ने कहा है कि गायों, भेड़ों, सुअरों, इनके द्वारा उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, इन सब के लिए पशुपालकों पर कर लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। तो पशुपालक जो हैं उन पर टैक्स लगेगा। तो ये करने वाला ये डेनमार्क पहला बन गया है देश। 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में इसको 70% तक कमी लानी है, लक्ष्य इसने रखा है। अभी एक यूएन की रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया कि पशुधन मानव जनित मीथेन उत्सर्जन लगभग 32% है।
ऐसे में डेनमार्क ने कहा कि पशुपालकों पर प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर 300 क्रोनर जो वहां की मुद्रा है लगभग $43 का टैक्स लगाएगी। आगे चल करके 2035 तक इसे बढ़ाकर 750 क्रोनर यानी $108 तक भी कर दिया जाएगा। डेनमार्क कहाँ है आइए देखते हैं मैप में। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आना है हम लोग को यूरोप में। यूरोप में आइए इधर। यूरोप में आने के बाद देखिए ये जो दो देश हैं स्वीडन और नॉर्वे, इसके नीचे आपको दिख जाएगा डेनमार्क। यूरोप में आते हो तो सबसे पहले आपको पूछ वाले देश की तरफ आना है, फिर फ्रांस स्पेन पर नजर डालनी है, इधर यूके पर नजर डालनी है, तो बगल में आपको ये दिख जाएगा डेनमार्क। ये देश है डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा मैंने अभी अब आपको बताया डेनिस क्रोन। मेटे फ्रेडरिक्सन जो है यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वनाथन आनंद ने कौन सी बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो विश्वनाथन आनंद शतरंज के लीजेंड भारत के, इन्होंने 10वीं बार जीता है लियोन मास्टर्स शतरंज का चैंपियनशिप का खिताब। लियोन में ये आयोजित किया गया और 10वां इनका खिताब था, इन्होंने 10वीं बार ये जीता है। आप जानते हो विश्वनाथन आनंद लेजेंड प्लेयर हैं भारत के चेस के, शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। ध्यान रहे ये लियोन जो है, एक लियोन फ्रांस में भी है, ये लियोन स्पेन वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर ये LEON वाला है, LYON वाला नहीं। तो ये प्रत्येक वर्ष स्पेन में आयोजित किया जाता है। इसमें 4 टॉप खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, यहाँ पर खेलते हैं। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो यहाँ से इतना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है, लर्न कर डालो। देखिए आपके लिए एक एक जानकारियां जो लाई जाती है आपकी मेहनत को आसान करने के लिए लाई जाती है। अगर आप उसका बेहतरीन उपयोग करोगे तो आप जरूर सफल होगे, निश्चित ही सफलता प्राप्त करोगे। बस सफलता प्राप्त करने के बाद भूल न मत जाना यार, सब लोग ऐसे भूल जाते हो। लाइक शेयर करते रहा करो, ठीक है। विश्वनाथन आनंद जी का जन्म दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। 1988 में ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। 5 बार के विश्व चैंपियन है। 21 महीनों तक विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने का इनके नाम रिकॉर्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में पहला इन्हीं को मिला था। आगे चल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया। ये पद्म विभूषण के प्राप्त करता है। 2007 में सबसे पहले भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले ये व्यक्ति बने, पहले खिलाड़ी बने और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि आगे चलकर के सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया गया, उससे भी बड़ा। इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर, कई बार ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। आगे हाल ही में एयर इंडिया ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो एयर इंडिया ने दोस्तों महाराष्ट्र में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। एक्चुअली में एयर इंडिया जो है ये बहुत बड़ी डील एक किया हुआ है, 470 विमान ऑर्डर किया हुआ है, तब बोइंग से और एयरबस से, याद होगा आपको, बोइंग और एयरबस से इसने ऑर्डर किया था 2023 में। तो ये 470 विमानों का जो ऑर्डर था, अब ये विमान आ जाएंगे तो घरेलू मार्केट में एयर इंडिया जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे, ठीक है। लेकिन ये 470 विमान को चलाने के लिए लगभग 500 से 800 पायलट की जरूरत होगी, अलग अलग शिफ्ट में चलाएंगे। तो ये 500 से 800 जो पायलट होंगे ये ट्रेन कहाँ किए जाएं, इसके लिए महाराष्ट्र के अमरावती में यहाँ पर एयर इंडिया ने सबसे बड़ा एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। 200 करोड़ इस पर भी खर्च करेगा ये। 180 पायलट हर साल यहाँ से ट्रेंड होकर निकलेंगे। तो 470 एयरबस और बोइंग विमानों का ऑर्डर हुआ था, मेगा ऑर्डर हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया जो है महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के साथ मिल करके यहाँ पर अमरावती में ये स्कूल खोल रही है। एयर इंडिया की बात करें, स्थापित तो 1932 में हुआ था, लेकिन टाटा ग्रुप ने ही स्थापित किया था, लेकिन आगे चल करके 1950 के दशक में इसको भारत सरकार ने ले लिया। फिर 2000 जा करके इसको अभी 2022 के आसपास में 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने दोबारा से भारत सरकार से ले लिया, क्योंकि लॉस में चल रहा था। 18,000 करोड़ में ये डील हुई और वापस से आ गई एयर इंडिया यहाँ पर। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? कैंपेबल विल्सन। तो सीईओ का नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखना, कैंपेबल विल्सन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसको उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? देखिए किसी राज्य का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, बहुत बड़ा पद होता है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव अब होंगे मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह एक IAS अधिकारी हैं और ये CM योगी टीम में एक महत्वपूर्ण, एक अहम सदस्य हैं। एक योगी टीम है, ठीक है ना, योगी टीम है जो स्पेशल तरीके से कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो
कोर टीम कह सकते हैं, जो हर मामलों में बहुत अच्छे तरीके से आयोजन वगैरह कराती है, उनमें ये सदस्य हैं, मतलब काफी ट्रस्टेड पर्सन है मनोज कुमार सिंह। तो ये अब यूपी के चीफ सेक्रेटरी होंगे। ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये कृषि उत्पादन आयुक्त और भी बहुत सारे पदों पर ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी भी। कोविड-19 प्रबंधन हुआ या फाइनेंशियल समावेशन योजनाएं, जब इन्वेस्टमेंट था, ग्लोबल यूपीए इन्वेस्टमेंट समिट था, उसमें ये अहम भूमिका निभाए थे। कुंभ मेला 2019 जब हुआ था, उसमें ये काफी अहम रोल अदा किए थे। तो मतलब काफी ट्रस्टेड हैं ये, योगी टीम योगी के अहम सदस्य हैं। अब होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश देखिए पिछले दिनों में कब कब चर्चे में था। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय बनाया जा रहा है अयोध्या में। इसके अलावा दोस्तों विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है और अभी हाल ही में ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में उत्तर प्रदेश टॉप पर है इसकी कंपनियों के द्वारा। ई रिक्शा चालक आरती यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगा दी है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है यूपी ने। बाकी यूपी से आप यहाँ पर देख सकते हो स्टैटिक चीजें, और इसको मैं अक्सर बताता रहता हूँ, तो इसलिए जो कोई भी नए व्यक्ति हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया को दोस्तों सम्मानित किया गया है अटल पेंशन वार्षिक योजना पुरस्कार से। इसको अभी हाल ही में एपीवाई एनुअल अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 2023-24 के लिए। तो अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार में एपीवाई अल्टीमेट चैंपियंस कप ये जीते हैं बैंक ऑफ इंडिया। इसके टॉप 5 में 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांचेज हैं बैंक ऑफ इंडिया की जिसने ये अवार्ड रिसीव किया है। इसमें एसएलबीसी झारखंड, बैंक ऑफ इंडिया के 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये शामिल है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो ये एक सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। टोटल 12 बैंकों में एक बैंक ये भी है। 1906 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ हैं रजनीश कर्नाटक। कौन है? रजनीश कर्नाटक। क्लियर है? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने डिटेल में पढ़ा, स्टडी किया। शेयर जरूर कर दिया करो साथियों और लाइक कर दिया करो, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। बाकी आप ई बुक लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, वहां पर क्यूआर कोड भेजा जाएगा, वहीं पर पेमेंट करके आप ई बुक प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो कल मैंने पूछा था कि 20 अक्टूबर को कितने वर्षों में एक बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? तो 5 वर्षों में एक बार मनाते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस, प्रत्येक 5 वर्ष पे 20 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन था प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय हैं। अभी हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार पाई हैं। आज आपको क्या बताना है? जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दूसरा, भारत में पहली बार किस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप और क्विज वहीं पर मिलेगी ही, साथ ही साथ पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम जाकर के आप वहां पर एमजेटी एजुकेशन सर्च करना और ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।